नमस्कार। एविडेंस लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सेक्शन नंबर 5 की। सेक्शन नंबर 5 इंडियन एविडेंस एक्ट, जहां से एविडेंस आधिकारिक तरीके से शुरू होता। सेक्शन 5 को जब आप देखेंगे तो इसमें रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात की गई। सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 16 तक के जितने भी प्रोविजन होंगे, ये सारे प्रोविजन काफी इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट हर दृष्टि से, अगर आप एविडेंस को समझना चाहते हैं तो भी, अगर आप एविडेंस में पेपर लिखना चाहते हैं तब भी, और अगर आप एज ए प्रैक्टिशनर और एज ए जुडिशियल ऑफिसर आप कोर्ट में बैठे हैं तब भी। सेक्शन 5 से लेकर के 16 तक के प्रोविजन, ये सारे प्रोविजन आपको पूरी उम्र याद रखने लायक प्रोविजन समझ में आएंगे। शुरुआत करते हैं सेक्शन 5, जिसमें चर्चा आएगी रिलेवेंसी की और इसके साथ एडमिसिबिलिटी की। क्या दोनों सिनोनिम्स हैं या दोनों का अलग अलग बिल्कुल दायरा है। इसके बाद बात उठेगी कि मान लीजिए एविडेंस गलत तरीके से हासिल किया गया है, एविडेंस रिलेवेंट है लेकिन उसे हासिल करने का तरीका गलत है, तो क्या ऐसे एविडेंस को स्वीकार नहीं किया जाएगा? ऐसे एविडेंस पे कोर्ट आगे चलेगी या नहीं चलेगी? इन सारी बातों को आज यहां डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं सेक्शन 5, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। सेक्शन 5 कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इन एनी सूट और प्रोसीडिंग विच रिलेट्स विथ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, in any suit or proceeding which relates with existence or non-existence of any fact, then evidence of every fact in issue as well as all such other facts who are hereinafter declared to be relevant may be given। अब इसे समझिए, कोई भी सूट या कोई भी प्रोसीडिंग किस बात को लेकर के होती है? कोई भी मुकदमा आप करिए, चाहे सिविल का हो या क्रिमिनल का हो, या तो किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को लेकर के झगड़ा होता है, दूसरी पार्टी कहती है ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर सिविल का मुकदमा है, ए ने बी के ऊपर मुकदमा किया है कि मकान ए का है, तो अब वास्तव में ए क्या चीज प्रूव करना चाहता है? ए प्रूव ये करना चाहता है कि उस मकान की ओनरशिप ए के नाम पर है। उस मकान को ए ने या तो खरीदा है या उसे हेरिडिटरी माध्यम से मिली है, या कह लीजिए कि डावरी के जरिए मिली है, रिलेशनशिप में मिली है, गिफ्ट में मिली है, वो उसका लीजी है। लीजी होने के बाद में उसने प्रॉपर्टी को बाय किया है। वो कौन से फैक्ट को सामने रखना चाहता है? वो फैक्ट सामने रखना चाहता है कि ए हैव द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। दूसरी पार्टी क्या करेगी? जो अपोजिशन है बी, वो क्या करेगा? वो हमेशा इस बात को, ये बात झुटलाने की कोशिश करेगा कि ए के पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है। अब क्रिमिनल केस में देख लीजिए, किसी भी क्रिमिनल मुकदमे में स्टेट क्या साबित करती है? स्टेट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये साबित करना होता है कि अमुक तरीके का अपराध मिस्टर एक्स ने किया है और एक्स के अलावा किसी और ने नहीं किया है। मान लेते हैं मर्डर का मुकदमा है, तो सबसे पहले स्टेट को साबित करना होगा कि अमुक नाम का व्यक्ति मरा है, उसको मारने का मिस्टर एक्स का इंटेंशन था, इस इंटेंशन का अमुक तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया और वो व्यक्ति मरा। अब यहां पर अभियुक्त क्या साबित करता है? अभियुक्त ये साबित करता है कि जो फैक्ट स्टेट कह रही है वो एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने ये काम अगर किया भी है तो प्राइवेट डिफेंस में किया है, मैंने ये काम किया भी है तो प्रोवोकेशन के जरिए, प्रोवोकेशन में किया है। तो कहने का मतलब, कोई भी मुकदमा, कोई भी प्रोसीडिंग जो आप सिविल या क्रिमिनल मैटर्स में देखते हैं, वो सारे मुकदमे किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को लेकर के, कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसी बात पर निर्भर होते हैं, इसी बात को प्रूव करने के लिए खड़े होते हैं। तो सेक्शन 5 कहता है कि कौन कौन सी बातों का एविडेंस दिया जा सकेगा। तो सेक्शन 5 कहता है वो सारी बातें जो फैक्ट इन इश्यू है, जो विवाद है, जो फैक्ट इन इश्यू है, और इसके साथ वो सारी बातें जिन्हें सेक्शन 6 से लेकर के 55 में रिलेवेंट बताया गया है, उन बातों का एविडेंस दिया जा सकेगा।
तो सेक्शन 5 रिलेवेंसी की जब बात करेगा तो ये कहेगा कि फैक्ट इन इशू का एविडेंस दिया जा सकता है और इसके साथ रिलेवेंट फैक्ट के बारे में, रिलेवेंट फैक्ट्स कौन कौन से रिलेवेंट फैक्ट्स हैं जो सेक्शन 6 से लेकर के 55 में रिलेवेंट बताए गए हैं, उन सारे तथ्यों से संबंधित एविडेंस दिए जा सकते हैं। समझते हैं कि आखिर फैक्ट इन इशू क्या है और रिलेवेंट फैक्ट को आप कैसे देखेंगे। अब मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि ए के ऊपर ये चार्ज लगा है कि उसने डंडे का इस्तेमाल किया है, क्लब का इस्तेमाल किया है और बी का मर्डर कॉज किया है। ए ने क्लब का इस्तेमाल करते हुए बी का मर्डर कॉज किया है, ये इसके ऊपर चार्ज है ए के ऊपर। अब यहां पर क्या क्या फैक्ट इन इशू होगा? पहला फैक्ट इन इशू यहां पर यह होगा कि क्या नंबर 1 जो होगा कि वेदर ए बीट्स बी विथ क्लब। नंबर 2, क्या बी की एक्सपायरी ऐसे पिटाई से हुई है। नंबर 3, क्या ए का इंटेंशन बी की डेथ कॉज करने का था। नंबर 4, क्या ए ने ये जो क्लब का इस्तेमाल किया, डंडे का इस्तेमाल किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में था। तो ये 4-5 जो बिंदु होंगे, ये बिंदु आपके फैक्ट इन इशू के रूप में आएंगे, इनका एविडेंस दिया जाएगा। लेकिन अब जरा ध्यान से समझिए रेलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट को समझने के लिए आपको सेक्शन 6 से लेकर के 55 तक में जितनी चीजें रिलेवेंट बताई गई हैं, उन सारी चीजों का भी एविडेंस यहां दिया जाएगा। कैसे? अब ए ने बी को डंडे से मारा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ए शांति से गया, उसने डंडा उठाया, बी के सर पे दे मारा, न ए ने कुछ कहा न बी ने कुछ कहा, या जिस जगह डंडा चला वहां आसपास खड़े लोगों ने भी कुछ भी नहीं कहा। इज इट पॉसिबल? आंसर है नहीं। अब क्या होगा, जब ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ होगा, जब ए ने डंडे से प्रहार किया होगा, तो डंडे से प्रहार करने से पहले ए ने भी कुछ बोला होगा, बी ने अपनी ओर से रिटेलिएट किया होगा, बी ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, वहां जो बाई स्टैंडर रहे होंगे उन्होंने भी कुछ कहा सुना होगा। वो सारे स्टेटमेंट, वो सारे फैक्ट्स, वो सारी चीजें सेक्शन 6 में सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट होने के कारण रिलेवेंट हो जाएंगी। अब आप उनका भी एविडेंस दे सकेंगे। अब समझिए, ए ने बी को मर्डर कॉज किया, इसके पीछे का मोटिव क्या है। अब ये चीज भी दूसरे सेक्शन में रिलेवेंट हो जाएगी। अब यहां पर थोड़ा और जोड़ते हैं कि ए और बी के बीच में बड़ी गहरी दोस्ती थी। ए और बी के बीच में बड़ी गहरी दोस्ती थी। अब इस दोस्ती में वो पिछले 6 महीने से एक दूसरे के साथ नियर बाई 24 आवर रह रहे थे। तो ये सारे फैक्ट भले ही फैक्ट इन इशू में ना आए, लेकिन वो रिलेवेंट फैक्ट की श्रेणी में आ जाएंगे, जिन्हें सेक्शन 6 से लेकर के 55 में डिस्कस किया गया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये ले लेते हैं कि ए के ऊपर ये चार्ज लगा, एक जगह पर, अगर एग्जांपल लीजिए, एक जगह पर ए के ऊपर यह हुआ कि उसने चोरी की है बी के यहां। क्यों ये चार्ज लगा कि जब बी के घर पे चोरी हुई तो सी ने आकर यह स्टेटमेंट दिया कि कोई बात नहीं है, पुलिस आ रही है और पुलिस आएगी और चोर पकड़ लेगी। यह सुनने के बाद ए वहां से भाग खड़े हुए। अब ए का ये जो भागना है, ये क्या है? ए का ये भागना रिलेवेंट फैक्ट की श्रेणी में आ जाता है, रिलेवेंसी दिखाता है, चांसेस एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं ए ने ही चोरी की थी जिसके कारण वो भागा। अब ये रिलेवेंट फैक्ट हो गया। अब मान लीजिए कि जब ए से पूछताछ की जाती है तो ए ये बताता है कि वो उस समय इसलिए चला गया था, उस क्राइम सीन से इसलिए चला गया था क्योंकि वहीं बगल के हॉस्पिटल में उसकी मदर का ऑपरेशन होना था उसी समय दौरान। अब
ये जो दूसरा फैक्ट निकल के आया ये क्या कर रहा है, ये भी एक रिलेवेंट फैक्ट है जो इस चोरी के फैक्ट को प्रूव और डिस्प्रूव दोनों तरीके से करेगा। नंबर पहला, ये वहां से फ्लाई कर गए, ए भाग गए, ये क्या दिखाता है कि हां ये जो थेफ्ट, ये जो चोरी का फैक्ट है ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्टेंस में है। ये आता है, एक्सप्लेन कर देता है कि क्यों वो वहां से हटके गया था, क्योंकि उसकी मदर का उस समय ऑपरेशन चलना था, ऑपरेशन होना था जिसमें ए का रहना जरूरी था। अब ये जहां एक्सप्लेनेशन आएगी, अब इस चोरी के फैक्ट को क्या किया जाएगा, अब ये फैक्ट नॉन एग्जिस्टेंस हो रहा है। तो सेक्शन 5 कहता है कि वो सारे फैक्ट, यहां कौन कौन सी चीज जो है फैक्ट इन इश्यू होगी। सबसे पहला फैक्ट इन इश्यू होगा क्या बी के यहां चोरी हुई, चोरी हुई तो कितने की हुई, चोरी हुआ तो क्या क्या सामान गया, और क्या ए ने चोरी की। अगर इसमें क्या आएगा, अब इसमें रिलेवेंट फैक्ट कितने आ जाएंगे, रिलेवेंट फैक्ट आएंगे कि ए वहां पर यह सुनने के बाद कि पुलिस आने वाली है वहां से भाग खड़ा हुआ, वहां से चलता बना। अब यह फैक्ट कहीं ना कहीं किस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जो चोरी हुई है ये एग्जिस्ट करती है और ए ने ही इसे परफॉर्म किया है। ए से पूछताछ होती है, वो एक्सप्लेन करता है अपनी एब्सेंस को। अब उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये नॉन एग्जिस्टेंस की ओर इशारा कर रही है। तो ये सारे फैक्ट आप दे सकेंगे एविडेंस के रूप में। क्यों, कौन कौन से, जो फैक्ट इन इश्यू होंगे और दूसरे जो कि रिलेवेंट फैक्ट कहे जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि आखिर रिलेवेंट फैक्ट कहते किसे हैं, किन बातों को हम रिलेवेंसी कहते किसे हैं। तो यहां पर बात आती है रिलेवेंसी की और एडमिसिबिलिटी की। रिलेवेंट फैक्ट के अंतर्गत अब बात आ रही है रिलेवेंसी की और एडमिसिबिलिटी की, कि आखिर रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी क्या सिनोनिम्स हैं या दोनों के दायरे अलग अलग हैं। रिलेवेंसी एडमिसिबिलिटी, देखिए रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी सिनोनिम्स नहीं है। अगर हम स्टीफन को पढ़ें तो स्टीफन ये कहते हैं द वर्ड रिलेवेंट मीन्स दैट एनी टू फैक्ट्स टू विच इट इज अप्लाइड आर सो रिलेटेड दैट according to the common course of events one either taken by itself or in connection with some other facts or some other facts either proves or renders probable the present, past or future existence or non-existence of the other। समझिए क्या कहते हैं स्टीफन। स्टीफन कहते हैं कि दो फैक्ट एक दूसरे से रिलेवेंट तब कहे जाएंगे जब वो इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह से रिलेटेड हैं कि अपने आप में या किन्हीं और फैक्ट्स के साथ मिलाकर जब देखेंगे तो वो दूसरे फैक्ट के एग्जिस्टेंस के या उसके नॉन एग्जिस्टेंस को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में प्रूफ करने की ओर ले जाएं या प्रोबेबल बना दें, तो हम कहेंगे कि वो दो फैक्ट एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेवेंट हैं। अब इसे आप एग्जांपल के जरिए समझिए। रिलेवेंसी को अगर बहुत सिंपलेस्ट तरीके से कहें तो रिलेवेंसी या कोई भी एक चीज दूसरे फैक्ट के रिलेवेंट तब कही जाएगी जब वो एक दूसरे का लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे। अगर कोई लॉजिकल इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है तो हम कहेंगे कि हां ये दो फैक्ट आपस में रिलेवेंट हैं। अब लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से क्या मतलब, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब ये, इसी एग्जांपल में आते हैं कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में टोटल 30 लेटर्स लिखे गए और यहां ए पर चार्ज लगा कि उसने डिफेमेशन किया है, डिफेम किया है बी को, किस जरिए, बाय पब्लिकेशन। अब ये तो सीधा सीधा फैक्ट इन इश्यू हो गया कि ए ने डिफेम किया है या नहीं किया है, लेकिन अब अगर इस डिफेमेशन तक आप पहुंचना चाहते हैं कि ये डिफेमेशन हुई है या नहीं हुई है,
यहां तक पहुंचने के लिए आपको ए और बी के बीच में लिखे गए वो सारे के सारे 30 लेटर्स को रिलेवेंट देना होगा, ये रिलेवेंसी हो जाएगी। क्यों? जब तक आप ये 30 लेटर को नहीं पढ़ेंगे, नहीं सामने ले आएंगे, तब तक ये कहानी छिपी रहेगी कि क्या वास्तव में ए ने जो लिखा है वो डिफेमेशन के दायरे में आता है या नहीं आता है। तो यहां ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। पहले का जो एग्जांपल लिया कि एक जगह चोरी हुई, बी ने आके सी ने आके कहा कि अभी पुलिस आने वाली है, या सुनकर ए वहां से भाग गए। ए का भागना क्या लॉजिकल इंटरप्रिटेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं ए ने चोरी की है। ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन अगर निकल के आएगा तो हम कहेंगे ये फैक्ट रिलेवेंट है। अब एडमिसिबिलिटी किसे कहते हैं? इस लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को जब लॉ एक्सेप्ट कर लेगा, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है तो रिलेवेंसी है, जब इस लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को लॉ एक्सेप्टेंस दे देगा तो हम कहेंगे कि ये फैक्ट एडमिसिबल है। इसका मतलब है कि सारे के सारे जो रिलेवेंट फैक्ट होंगे वो एडमिसिबल हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारे एडमिसिबल फैक्ट रिलेवेंट जरूर होंगे। फिर से समझिए, वो सारे के सारे रिलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सारे एडमिसिबल फैक्ट रिलेवेंट जरूर होंगे। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। एग्जांपल के जरिए अगर आप देखें, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, हस्बैंड ने मान लीजिए किसी जगह चोरी की, हस्बैंड ने कोई घोटाला किया, कोई कांड किया और आकर के उसने ये सारी जानकारी अपनी पत्नी को दे दी। अगर आप कहेंगे तो ये रिलेवेंट है, रिलेवेंट तो है, लेकिन ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन में इंडियन एविडेंस एक्ट में इसे एडमिसिबल नहीं किया गया है। हम इस रिलेवेंसी को लीगली एक्सेप्ट नहीं करते। एक वकील और मुवक्किल के बीच का जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है, वो भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन के दायरे में आता है। तो वहां भले ही वो फैक्ट रिलेवेंट हो, लेकिन वो एडमिसिबल नहीं होते। तो रिलेवेंसी मींस, रिलेवेंसी का मतलब है एक फैक्ट अगर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देता है दूसरे फैक्ट की, तो हम कहते हैं कि ये दोनों फैक्ट इस तरीके से रिलेवेंट हैं। एडमिसिबिलिटी का मतलब जब उस रिलेवेंट फैक्ट को लॉ एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टेंस दे देता है, तो हम कहते हैं कि यह एविडेंस एडमिसिबल होगा। तो यह दायरा रहा रिलेवेंसी का और एडमिसिबिलिटी का। अब प्रश्न उठता है, ये कोर्ट्स के सामने काफी बार प्रश्न उठ चुका है कि ये ठीक है कि जो भी चीजें रिलेवेंट होंगी, जो भी चीजें फैक्ट इन इश्यू होंगी, उनका हम एविडेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर एविडेंस लेने का जो तरीका है, जिस तरीके से हमने एविडेंस हासिल किया है, वो तरीका अगर गलत है, वो तरीका अगर चीटिंग का है, वो तरीका अगर किसी को डिसिट करके है, तो क्या ऐसे एविडेंस पर भी न्यायालय बेस करके अपने जजमेंट्स देगी? ऐसा विवाद इंग्लैंड में भी उठा और ऐसा विवाद इंडियन कोर्ट्स के सामने भी उठा, और इसका जवाब दोनों जगह की कोर्ट्स ने पॉजिटिव तरीके से दिया। क्या कहते हैं? सबसे पहले केस आती है आर वर्सेस लीथम की। आर वर्सेस लीथम की केस आती है। आर वर्सेस लीथम की केस में इंग्लैंड की कोर्ट का यह कहना है कि इट इज इमैटेरियल दैट हाउ यू गेट द एविडेंस इफ इट इज ए मटेरियल वन। लीथम के केस में यह कहा गया कि आपने एविडेंस कैसे हासिल किया, यह बिल्कुल इमैटेरियल है अगर वो एविडेंस खुद में रिलेवेंट है, खुद में मटेरियल है। तो इस केस के बाद इंडियन एक केस देखते हैं। केस का नाम है यूसुफ इस्माइल नागरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यूसुफ इस्माइल नागरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में यूसुफ इस्माइल
नागरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस काफी इंपॉर्टेंट केस रहेगी सेक्शन 5 पर भी, और जब रेस जेस्टे डिस्कस करेंगे तब भी ये केस वहां भी काफी इंपॉर्टेंट आएगी। तो यूसुफ इस्माइल नागरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में हुआ क्या था, यहां पर एक क्लर्क को 200 रुपए का रिश्वत दिया गया था। वो रिश्वत उसके घर पे देने की बात थी, लेकिन जिस जगह पर उसे रिश्वत देने की बात की गई थी उसी जगह पर एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने उस कमरे में माइक्रोफोन लगा रखा था और माइक्रोफोन के जरिए इस पूरे ब्राइब के लेने देने के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया। अब इसकी वैलिडिटी में क्वेश्चन उठा कि जिस तरीके से यह एविडेंस एक्वायर किया गया है, क्या उसके बाद भी इस एविडेंस पर कोर्ट रिलाई करेंगी या नहीं करेंगी। कोर्ट ने कहा, यहां पर द कोर्ट हेल्ड दैट इफ ए स्टेटमेंट इज रिलेवेंट एंड एक्यूरेट, अगर कोई स्टेटमेंट एक्यूरेट है, रिलेवेंट है, देन इट इज इमैटेरियल हाउ यू एक्वायर सच एविडेंस। आपने वो एविडेंस कैसे एक्वायर किया है इस पर ज्यादा रुझान, ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं दिया जाएगा। मुद्दा मेन ये है कि जो एविडेंस आप पेश कर रहे हैं क्या वो मटेरियल है, क्या वो रिलेवेंट है और क्या वो एक्यूरेट है। इसके बाद केस आती है इन केस ऑफ R.M. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सेम महाराष्ट्र की केस आएगी, R.M. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहां पे अगर आप चाहें तो यहां लिख लीजिए ब्राइब केस, याद करने में इजी रहेगा। R.M. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस इज एडमिसिबल इफ सब्जेक्ट मैटर इज रिलेवेंट इन द केस। अगर सब्जेक्ट मैटर रिलेवेंट है, जो आप पेश कर रहे हैं वो रिलेवेंट है उस मुकदमे, उस प्रोसीडिंग से, तो आपने भले वो मटेरियल जो आप एविडेंस पेश कर रहे हैं वो रिकॉर्डेड एविडेंस है, वो भी हम एडमिसिबल होगा, वो भी क्या माना जाएगा, उसका भी आप एविडेंस दे सकेंगे। इसका मतलब कि एविडेंस आपने हासिल कैसे किया है इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। तो सेक्शन 5 ये कहता है कि आप किन किन चीजों के एविडेंस दे सकते हैं, फैक्ट इन इश्यू से रिलेटेड, और वो सारे फैक्ट जिन्हें सेक्शन 6 से लेकर के 55 के बीच में रिलेवेंट बताया गया है उनका आप एविडेंस दे सकेंगे किसी भी मुकदमे में, किसी भी प्रोसीडिंग में। इतनी बातें रही सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर। एविडेंस के अगले लेक्चर में आपके सामने बात करेंगे सेक्शन 6 की, जो सेम ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन में आने वाले फैक्ट्स को रिलेवेंट बताएगा। और यहां पर एक इंग्लिश लॉ का भी कॉन्सेप्ट चलेगा जिसे रेस जेस्टे कहते हैं। क्या रेस जेस्टे के कॉन्सेप्ट को भारत में सेक्शन 6 में इंपोर्ट किया गया है या स्टीफन ने इसको इंपोर्ट करने से मना कर दिया था जब वो इंडियन एविडेंस एक्ट को फ्रेम कर रहे थे। सारी बातों को आपके सामने डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।